इससे पहले मैम हमारा आज का सेशन, प्लीज सर अपना अदर पर्सन अपने ना माइक को ऑफ कर ले। ओके, आप सभी ने अपने पास पेन एंड नोटबुक निकाल के रख लेना है, क्योंकि अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तभी आपकी रिवीजन परफेक्ट होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम जो सर्टिफिकेशन बनाएंगे वो हम मेरिट बेस पे बनाएंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो उसमें डिवीजन में आपका क्या रहेगा उसको भी हम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 90% अबव वाले फर्स्ट डिवीजन में, 90 टू 70 वाले सेकंड डिवीजन में, एंड 70 डाउन वाले थर्ड डिवीजन में। इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो आपका जो टेस्ट है उसको किस तरह से हमने उस दिन करना है वो भी हम कल एक बार एंड ऑफ फॉल में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। पर आज के लिए अभी आपको क्या करना है, एक नोटबुक एंड पेन ले रखें जिसके अंदर आप अपना कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए, एक कॉलम पे लिखेंगे आप डिजीज नेम। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, तो पेज का एक पार्ट पे आप लिखेंगे डिजीज नेम। उसके बाद आप उसके आगे ही लिखेंगे सनम नॉन। ये चीज, सनम एक मिनट, ये जो चीज आप जी जी, बता रहे हैं ना, ये मैं अकॉर्डिंग डिजीज जो पॉइंट्स बने हैं ना, मैं उसको हाई हैंड टू हैंड नोट चलिए डाउन करवा दूंगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके। ऐसे ही ओके तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कॉलम मैच नहीं जी जी, करेगा। जी जी ठीक है, ओके मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू मैम, प्लीज। आज का जो सेशन है वो हमारा रिवीजन है, मैम के द्वारा ही पूरा हेल्ड किया जाएगा। हेलो एवरीवन। जैसे अभी सनम जी ने आपको बोला है कि अपना डायरी नोटपैड अपना साथ रखें, सभी के पास होगा। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे नोट कीजिएगा कि अब तक हमने कितनी डिजीजेज डिस्कस की हैं और किस तरह से हमने नाम नोट करिएगा, क्योंकि गाइड में सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिस्कस किया था, उसके बाद ही उसकी डिजीजेस आती हैं आगे। तो गायनेकोलॉजी के अंदर हमने सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड नंबर पर मीनोरेजिया, थर्ड नंबर पर मीनोमेट्रोहेजिया, ओलिगोमेनोरोइया, पॉलीमेनोरिया, डिसमेनोरिया, एमेनोरोइया, क्रिप्टोमेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्राइड, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर, बल्कि यूट्रस, ओवेरियन टॉर्सन। सभी ने नोट डाउन किया? यूट्रस कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, इसके ऊपर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो ये एक हमारी बार कॉमन। मैम एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीनोरेजिया, MENORRHAGIA, मीनोमेट्रोहेजिया, ओलिगोमेनोरोइया, पोलीमेनोरिया,
डिसमेनोरिया, एमेनोरोइया, क्रिप्टोमेनोरिया, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्राइड, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन टॉर्सन, बल्कि यूट्रस। टोटल 18 डिजीजेस के ऊपर हमने इसमें अब तक डिस्कस किया हुआ है। सभी ने नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको जो है एक शॉर्ट नोट की तरह आपको लिखवाएंगे। इसमें केवल आपने 2 कॉलम बनाने हैं पेज के। एक तरफ लिखेंगे की पॉइंट और की पॉइंट के ही आगे लिखेंगे आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ही लाइन में लिखना है, की पॉइंट्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस तरह से केवल 2 कॉलम बनाने हैं पेपर के। की पॉइंट्स का थोड़ा छोटा रहेगा, जैसे हाशिया होता है ना कॉपी पर, इस तरह से 1.5 इंच 2 इंच का आपने बस ज्यादा कॉलम रखना है। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके आगे आगे उसमें रनिंग होती है एंडोमीट्रियम। मैम वो वहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं आई। अभी मेंस्ट्रुअल आ रही साइकिल है? आपने बोला ना, उसके बाद तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आई जी। अभी आ रही है। कॉलम में वंदना मैम, पेपर आपका डिवाइड लास्ट कर का आपका लास्ट का पार्ट थोड़ा सा छूट गया था, आप उसको एक बार रिपीट कर हेडिंग दीजिएगा डालना बस। आपने। जी, हेडिंग तक क्लियर था मैम, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक क्लियर था। उसके बाद आगे जब आपने बोला कि हाँ, जो की पॉइंट के की पॉइंट, नीचे हाँ जी। हमने डेफिनेशन हेडिंग डालना है नंबर 1 पर। डेफिनेशन के आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कॉलम बनाया है वहां पर उसके नीचे लिखेंगे प्रत्येक माह महिलाओं में होने वाला हार्मोनल साइकिल, जिसमें गर्भधारण की तैयारी होती है। यदि गर्भ नहीं ठहरता है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती है, तो यूट्रस की जो इनर लेयर एंडोमेट्रियम होती है वह रक्त के रूप में बाहर निकलती है। इसे मासिक चक्र कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 2 नंबर पर, टाइम। इसके आगे लिखेंगे नॉर्मली 28 डेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है, 2 साइकिल के बीच में जो गैप होता है टाइम पीरियड, वो 28 डेज का होता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे ब्लीडिंग। 3 to 7 डेज नॉर्मल टाइम पीरियड रहता है ब्लीडिंग का, 3 से 7 दिन। अलग अलग बॉडी वेरिएंट होता है, उसके अनुसार कहीं किसी में 3 दिन, कहीं पे 5 दिन या 7 डेज मैक्सिमम। 4 नंबर पर लिखेंगे फेज, PHASE। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कॉलम में आपने 1 2 3 4 करके लिखना है। नंबर 1 डालेंगे यहां पर, या ABCD भी करके लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फेज के आगे मेंस्ट्रुअल फेज। इसका जो समय है वो 1 से 5 दिन होती है। जो हमारा टोटल 28 डेज का जो साइकिल चलता है उसको डिवाइड किया हुआ है, तो पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज कहलाती है, जिसका समय 1 से 5 दिन होता है। इस समय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होते हैं। 2 नंबर पर लिखेंगे फोलिकुलर फेज। ब्रैकेट में लिखेंगे इसके आगे 1 से 13 दिन। इस समय ओवरी के द्वारा ओवरी में एग डेवलप होता है। दूसरा,
यूट्रस लेयर मोटी होने लगती है। जी मैम, फिर जो से रिपीट कीजिए। फोलिकुलर एस्ट्रोजन। फेज, फोलिकुलर फेज 1 से 13 दिन। इन ओवरी एग डेवलप्ड, इन 1 से 13 दिनों के बीच में अंडाशय के अंदर एग डेवलप होता है और इनर लेयर एंडोमेट्रियम वो थोड़ा थिक होने लगती है। थर्ड नंबर पर ओव्यूलेशन फेज, इसका समय लगभग 14 दिन का होता है। इसमें मैच्योर एग ओवरी से बाहर निकलते हैं और यही सब समय सबसे अधिक फर्टाइल होता है गर्भ धारण करने के लिए। नंबर 4 ल्यूटियल फेज, LUTEAL, ल्यूटियल फेज। तीसरा पॉइंट मैम फिर रिपीट करें। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ओवुलेशन, हाँ, टाइम पीरियड 14 डेज। ओवुलेशन, ठीक है मैम। मैच्योर एग ओवरी के द्वारा बाहर निकलते हैं और इसी समय पे सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है। यदि मैरिड पर्सन है तो यदि इंटरकोर्स के दौरान वो करते हैं तो उस समय पे आपका बहुत अधिक चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के। नंबर 4 ल्यूटियल फेज, LUTEAL, ल्यूटियल फेज, इसका टाइम पीरियड 15 to 28 डेज होता है, 15 से 28 दिन। इसमें यदि गर्भधारण नहीं होता है, गर्भधारण नहीं होगा तो हार्मोन लेवल डाउन होंगे, घटेंगे और गर्भाशय की जो इनर परत होती है वो टूटकर अगली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा यदि प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होती है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लिखेंगे डेफिनेशन में, यहाँ पर की पॉइंट में लिखेंगे नॉर्मल, रेगुलर, नॉर्मल लिखेंगे पहले, उसके आगे लिखिए रेगुलर साइकिल, नॉर्मल क्या मीडियम, क्या नॉर्मल क्या क्या मैम? नॉर्मल के आगे लिखेंगे रेगुलर साइकिल, इसी लाइन में आगे लिखेंगे मीडियम पेन एंड ब्लीडिंग। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मल कंडीशन है तो वो रेगुलर रहेंगे, बहुत लाइटली कभी कभी एक पेशेंट को आपके पेन हो सकता है, जो मेंबर है फीमेल कैंडिडेट है, नॉर्मल ब्लीडिंग रहेगी नंबर है इसमें। मैम। हेलो, 5 नंबर पर लिखा है ना नॉर्मल, जी। की पॉइंट के आगे नॉर्मल लिखिए, नॉर्मल के आगे रेगुलर साइकिल, मीडियम पेन एंड ब्लीडिंग, नॉर्मल रहेंगे सब कुछ। एबनॉर्मलिटी, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल है तब डिस्मेनोरिया की कंडीशन होगी, पेनफुल पीरियड होगा और बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होगी। पेनफुल पीरियड, बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिक। नेक्स्ट लिखिएगा पीरियड साइकिल देर से आना, इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोमेनोरोइया। और यदि पीरियड बार बार आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरोइया। नेक्स्ट पेज से आप कॉलम बनाएंगे फिर से, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे बना सकते हैं आप, 3 कॉलम बनाने हैं, पेपर को 3 भागों में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट की पॉइंट, सेकंड लिखेंगे मिनोरोहेजिया और थर्ड कॉलम में लिखेंगे मीनोमेट्रोहेजिया। आगे बढ़ें। फर्स्ट क्या है मैम? की पॉइंट के नीचे लिखेंगे मेंसिस साइकिल, नमस्कार को चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। सेकंड कॉलम जो आपने बनाया है मिनोहेजिया,
MENORRHAGIA, मिनोरेजिया। इसके नीचे लिखेंगे रेगुलर बट हैवी ब्लीडिंग। मिनोमेट्रोहेजिया के नीचे लिखेंगे इर्रेगुलर विद हैवी ब्लीडिंग। की पॉइंट में लिखेंगे मेंसेस साइकिल के नीचे टाइम। मिनोरेजिया के नीचे लिखेंगे इन टाइम, समय पर आता है मेंसेस साइकिल। मिनोमेट्रोरेजिया में अनियमित, समय निश्चित नहीं है, अनियमित समय पर, कभी पहले कभी बाद में। डिफरेंस हो सकता है, दो से डेट टू डेट नहीं आएगा, तो 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद में, या ज्यादा भी गैप हो सकता है। नेक्स्ट 3rd नंबर लिखेंगे की पॉइंट में ब्लीडिंग। मिनोरेजिया में लिखेंगे एक्सेसिव क्वांटिटी, अत्यधिक। मिनोमेट्रोरेजिया में लिखेंगे बीच बीच में, बहुत ज्यादा मात्रा में। नॉर्मल साइकिल होगा लेकिन बीच बीच में ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ड्यूरेशन, की पॉइंट के नीचे लिखेंगे ड्यूरेशन। मिनोरेजिया में लिखेंगे आप 5 to 7 days, 5 से 7 दिन। मिनोमेट्रोरेजिया में लिखेंगे आप लंबे समय तक, कभी भी। यहाँ पे आपका 7 days से ज्यादा पीरियड साइकिल रहता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। या बीच में आपका मान लीजिए कि 5-7 दिन हुआ, फिर बंद हुआ, और 2-4 दिन पीछे फिर रिपीट हो जाता है। इस तरह से इसमें लंबे समय तक चलने का होता है। कॉज, ड्यूरेशन से नेक्स्ट पॉइंट बना लिखेंगे की पॉइंट के नीचे कॉज। मिनोरेजिया में लिखिए इम्बैलेंस हार्मोन्स एंड फाइब्राइड, हार्मोन्स का असंतुलन और फाइब्राइड के कारण ये कंडीशन होती है। मिनोमेट्रोरेजिया में लिखिए फाइब्राइड, हार्मोनल चेंजेस एंड पॉलिप, ये इसका मेन कॉज है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एनीमिया। मिनोरेजिया में लिखेंगे हो सकता है, मे बी। और मिनोमेट्रोरेजिया में क्योंकि लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती रहती है, ज्यादा संभावना होती है एनेमिक होने की। तो ये हमारा मिनोरेजिया एंड मिनोमेट्रोरेजिया के की पॉइंट। जी बोलिए सर। ये सभी का नोट डाउन हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो मुझे आप अब बता सकते हैं, या फिर लास्ट में बताएंगे सर? फिर नहीं हुआ है सर मेरा मैम। क्या ये कौन सा टेबल पॉइंट 3 छूटा है? पॉइंट जो लिखा है वो पीछे हो गया, चलो बाद में बताएंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट छूटा है सर, बताइए अभी आप। ये मेनोरेजिया और इसका जो 3 पॉइंट आप लिखा है ना 3 कलम में। मेंसेस साइकिल लिखा आपने, रेगुलर बट हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर विद हैवी ब्लीडिंग, टाइम मेनोरेजिया इन टाइम, और यहाँ पर टाइम नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है, अनियमित समय पर होता है। मेनोरेजिया में ब्लीडिंग एक्सेसिव क्वांटिटी होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में। मिनोमेट्रोरेजिया में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बीच बीच में। ड्यूरेशन मिनोरेजिया 5 to 7 days, और मिनोमेट्रोरेजिया में लंबे समय तक, कभी भी। कॉज इम्बैलेंस हार्मोन एंड फाइब्राइड, मिनोरेजिया में लिखेंगे, मिनोमेट्रोरेजिया फाइब्राइड हार्मोनल एंड पॉलिप। एनेमिक, मिनोरेजिया में एनेमिक में भी पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है, और बहुत ज्यादा संभावना होती है मिनोमेट्रोरेजिया के अंदर, वहां एनेमिक होता है। नेक्स्ट पेज पे फिर से 3 पार्ट बनाएंगे। की पॉइंट्स ओलिगोमेनोरिया एंड पॉलीमेनोरिया, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे पेपर को।
की पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका डेफिनेशन। फर्स्ट कॉलम आपका ओलिगोमेनोरोइया में लिखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल देर से आती है। पॉलीमेनोरिया में लिखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी जल्दी आता है, फ्रीक्वेंटली। मैम फिर से रिपीट कीजिए। ओलिगोमेनोरोइया में मेंस्ट्रुअल साइकिल देर से आते हैं, लेट आते हैं। पॉलीमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी जल्दी आता है, फ्रीक्वेंटली। सेकंड पॉइंट, साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ ये 2 पॉइंट में लिखना है मैम? ये की पॉइंट के नीचे लिखेंगे सर साइकिल लेंथ। आप अब पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कराया ना, पहला पॉइंट हमने लिखा है की पॉइंट, उसके आगे ओलिगोमेनोरोइया एंड पॉलीमेनोरिया, उसके अच्छा। नीचे से आपने लिखना शुरू करेंगे डेफिनेशन, जो मैंने अभी बोला कि पीरियड साइकिल लेट होते हैं और पॉलीमेनोरिया में जल्दी जल्दी रिपीट होता है, फ्रिक्वेंटली होता है। तो की पॉइंट के नीचे सेकंड पॉइंट लिखिए साइकिल लेंथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड टाइम है वो कितने दिन का रहता है, 2 पीरियड सर के बीच का समय। की पॉइंट में हाँ, की की पॉइंट में पॉइंट में फर्स्ट लिखेंगे साइकिल लेंथ। पॉइंट क्या है? की पॉइंट के नीचे साइकिल। नहीं, फर्स्ट क्या था? सर अभी तो आपने डेफिनेशन नोट की है। देखिए प्लीज, चलो मैं ठीक। आपको एक बात बोल देता हूँ। अभी क्या कीजिए मैम, आप इनको ना पहले एक बार नोट डाउन करवाइए और अभी बीच में कोई भी क्वेश्चन ना करें। जब एक टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद उस क्वेश्चन कीजिए। हाँ अभी ऐसे, ठीक। वरना हमारा कोई भी चीज पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आपने मान लीजिए, अभी आपने पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल का करवाया, आपने उसको टॉपिक को जब पूरा कर दिया उसके हाँ बाद क्वेश्चन ठीक, लीजिएगा। ठीक है ठीक ऐसे है। बीच में लेंगे तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा ये। हाँ, जी ये साइकिल लेंथ लिखा आपने? जी मैम, आप इसको नोट करवाते जाइए अभी बोल के ना। हाँ, ओलिगोमेनोरिया में लिखेंगे बिटवीन 2 साइकिल 35 डेज। पॉलीमेनोरिया में लिखेंगे 21 डेज। 2 मासिक चक्रों के बीच का समय 21 दिन का होता है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे काउंटिंग ऑफ पीरियड, फ्रीक्वेंसी। इन ए ईयर फ्यू पीरियड्स। साल में जो पीरियड साइकिल 12 होने चाहिए वो 12 नहीं होते हैं, कम होते हैं ओलिगोमेनोरिया में। पॉलीमेनोरिया में आपका ज्यादा होते हैं, साल में ज्यादा बार। 2 पीरियड उसका मैं जो आपके 12 होने चाहिए थे, 12 से वो ज्यादा हो जाते हैं, जल्दी जल्दी रिपीट होता है इसलिए। 4 पॉइंट की पॉइंट में लिखेंगे नीचे ब्लीडिंग पैटर्न। सामान्य से कम होगा या नॉर्मल रहेगा ओलिगोमेनोरिया के अंदर। पॉलीमेनोरिया में अक्सर हल्का, कभी कभी ज्यादा। पांच नंबर लिखेंगे की पॉइंट के अंदर मेन कॉज, मुख्य कारण क्या है, मेन कॉज। ओलिगोमेनोरिया में लिखेंगे पीसीओएस, स्ट्रेस, वेट लॉस, थायराइड डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर। पॉलीमेनोरिया में लिखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, पीआईडी। नेक्स्ट पॉइंट ओव्यूलेशन। ओलिगोमेनोरिया में ओव्यूलेशन एब्सेंट होता है या फिर इरेगुलर होगा। पॉलीमेनोरिया में डिस्टर्ब रहता है, इरेगुलर रहेगा। फर्टिलिटी इफेक्ट। ओलिगोमेनोरिया में इनफर्टिलिटी का रिस्क ज्यादा रहता है, इरेगुलर साइकिल्स रहेंगे। पॉलीमेनोरिया में कंसेप्शन में डिफिकल्टीज होंगी। एनीमिया ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, एनेमिक होने के कारण यहां पर ये प्रॉब्लम दिखाई देगी। प्रिवेंशन।
प्रिवेंशन में ओलिगोमेनोरिया के अंदर हेल्दी वेट, बैलेंस डाइट, लो स्ट्रेस, सेल्फ अवॉइडेड मेडिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज। पॉलीमेनोरिया के नीचे लिखेंगे आप हार्मोनल बैलेंस, हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। डायग्नोस्टिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अकॉर्डिंग पल्स, टेम्परामेंट, इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्स डायग्नोज, टेम्परामेंट, हार्मोन्स टेस्ट, अल्ट्रासाउंड। पॉलीमेनोरिया में टेम्परामेंट, पल्स डायग्नोज, अल्ट्रासाउंड, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड HB टेस्ट। ये यहाँ कंप्लीट होता है ओलिगोमेनोरिया एंड पॉलीमेनोरिया का। सभी ने नोट डाउन हो गया? किसी का अगर रहा है तो अभी बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। की पॉइंट, डिस्मेनोरिया, एमेनोरोइया एंड क्रिप्टोमेनोरिया। पेपर को 4 कॉलम में डिवाइड कीजिए। की पॉइंट के नीचे लिखेंगे सबसे पहले डेफिनीशन। डेफिनीशन के आगे डिस्मेनोरिया के कॉलम में लिखेंगे मासिक धर्म के दौरान तेज और असहनीय दर्द। मैडम पहले कॉलम तो पूरा करवा लीजिए। सर मैंने की बोला पॉइंट के है आगे आपको पेपर को 4 भागों में डिवाइड करना है। जी 4 भाग में क्या क्या लिखना है, पहला पॉइंट तो बता मैंने दीजिए। बोला तो सर, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। सुनिए दोबारा से। पहला लगभग कॉमन चल रहे हैं, बस डिजीज के नाम चेंज हो रहे हैं। पहला कॉलम जी तो आपका एक की पॉइंट ही रहना है। सेकंड ठीक नंबर है। पे लिखिए सेकंड नंबर पे लिखिएगा, सेकंड कॉलम में डिस्मेनोरिया, थर्ड कॉलम में डिस्मेनोरिया, हाँ। एमेनोरोइया और 4 कॉलम में लिखेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया तीसरा नंबर। एमेनोरोइया एंड स्लो क्रिप्टोमेनोरिया। बताए ना मैम। डिस्मेनोरिया उसके बाद एमेनोरोइया, उसके बाद आपने एमेनोरेजिया, हाँ। क्रिप्टोमेनोरिया लिखना है। चौथा सर 4 कॉलम पूरे हो चुके हैं। चौथा नंबर क्या है? सर आपने ध्यान से नहीं सुना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पेपर को जी 4 भागों में डिवाइड करवाया गया है। हाँ पहले कर नंबर लिया हूँ पे ना, कर की लिया हूँ। पॉइंट लिखना है, सेकंड नंबर पे हाँ डिस्मेनोरिया लिखना है और जी थर्ड कॉलम में आपको एमेनोरोइया लिखना है और 4 कॉलम में आपको क्रिप्टोमेनोरिया लिखना है। क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है। की पॉइंट के नीचे लिखेंगे डेफिनीशन, पेनफुल पीरियड, असहनीय दर्द होता है डिस्मेनोरिया के अंदर। एमेनोरोइया में लिखेंगे मासिक धर्म का बिल्कुल ना होना, एब्सेंट। क्रिप्टोमेनोरिया, मासिक धर्म तो होता है लेकिन शरीर के बाहर नहीं आ पाता, इंटरनली ब्लीडिंग होती है, जिसे हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। की पॉइंट के उसमें नीचे 2 नंबर पर लिखेंगे टाइप्स। डिस्मेनोरिया के कॉलम में टाइप लिखेंगे जी प्राइमरी, डिस्मेनोरिया में लिखेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया, बिना किसी बीमारी के दर्द।
कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर पेन रहता है तो वो डिस्मेनोरिया का प्राथमिक स्टेज कहलाएगा, टाइप कहलाएगा। इसी में लिखेंगे 2 नंबर, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, किसी डिजीज के कारण दर्द होगा पीरियड साइकिल के दौरान। एमेनोरोइया में लिखेंगे प्राइमरी एमेनोरोइया, इसमें मासिक धर्म एब्सेंट रहता है, होता नहीं है, इसको कंजेनाइटल भी कहा जा सकता है। सेकेंडरी, पीरियड शुरू होते हैं, पहले पीरियड शुरू होगा, बाद में लगातार 3 या 4 या उससे अधिक बार मासिक धर्म का ना आना, ये सेकेंडरी एमेनोरोइया कहलाता है। क्रिप्टोमेनोरिया में लिखेंगे कंजेनाइटल क्रिप्टोमेनोरिया, सेकंड लिखेंगे एक्वायर्ड क्रिप्टोमेनोरिया। तीसरा की पॉइंट के नीचे लिखेंगे अब सिम्टम्स। डिस्मेनोरिया में लिखेंगे पेट में ऐंठन, कमर में जांघों में दर्द। नंबर 2, कभी कभी उल्टी, सर दर्द, हार्मोन्स इम्बैलेंस, असंतुलन। मेनली इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की अधिकता होती है। नंबर 5, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को अंडरलाइन कर लेंगे। एमेनोरोइया में लिखेंगे अब सिम्टम्स कॉलम में ही 12 से 16 वर्ष की आयु तक पीरियड्स का न आना। नंबर 2, बालों का ज्यादा होना, जैसे चेहरे पर, हाथों पर, जिसे हिर्सुटिज्म बोला जाता है। वजन बढ़ना या कम होना, मिल्की सेक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट, एक्ने, पेल्विक पेन। क्रिप्टोमेनोरिया में लिखेंगे पीरियड्स के समय पेट के निचले हिस्से में दर्द, जिसे कॉलिकी पेन कहा जाता है, COLICKY पेन, PAIN। नंबर 2, पेल्विस हैवीनेस, ब्लोटेड फीलिंग, प्रत्येक माह दर्द आता है पर ब्लीडिंग नहीं आती है। कई बार ऐसा लगता है फीमेल कैंडिडेट को कि पीरियड हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं होती, और उस समय वो सारे फीलिंग्स उसके अंदर दिखाई देंगी जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती हैं, लेजीनेस, सुस्ती, दर्द वगैरह एक्सेट्रा। लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में इसमें 2 पॉइंट कर लेंगे इसके आगे, हिमेटोकॉल्पोस के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे वेजाइनल ब्लड क्लॉट। सेकंड नंबर पर लिखेंगे हिमेटोमेट्रा, यूट्रस ब्लड क्लॉट। कई बार आपने अल्ट्रासाउंड देखा होगा, जब इसमें कंडीशन आती है तो उसमें लिखा होता है हिमेटोकॉल्पोस, तो वेजाइनल क्लॉट वहां दिखाई दे, क्योंकि ब्लॉकेज है, तो वेजाइनल में अगर आपका जो रीजन आएगा उसमें अगर क्लॉट है तो वो वेजाइनल क्लॉट के कॉल्पोस लिखा गया है, और हिमेटोमेट्रा को यूट्रस में अगर ब्लड क्लॉटिंग दिखाई दे रही है तो वहां पर हिमेटोमेट्रा कहा जाता है। कॉजेज, की पॉइंट में लिखेंगे कॉजेज, कारण। डिस्मेनोरिया में लिखेंगे हार्मोन्स बढ़ने के कारण, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स के बढ़ने के कारण होता है। नंबर 2, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड एंड सिस्ट। एमेनोरोइया में लिखेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। नंबर 2, पेल्विक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। नंबर 3, ओवरवेट एंड अंडरवेट, स्ट्रेस, थायराइड प्रॉब्लम, अर्ली मेनोपॉज।
क्रिप्टोमेनोरिया में लिखेंगे कॉजेज कॉलम में ही वेजाइनल या सर्विक्स ब्लॉकेज, imperforate hymen, IMPERFORATE, imperforate hymen क्रिप्टोमेनोरिया का मेन कॉज है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि हाइमेन अनडेवलप्ड होता है, बंद होता है, जिसके कारण क्रिप्टोमेनोरिया होता है। वेजाइनल सेप्टम, स्कार ब्लॉकेज आफ्टर सर्जरी एंड डिलीवरी, एक से ज्यादा डिलीवरी जब होती है तो कई बार स्कार ब्लॉकेज दिखाई देते हैं, सर्जरी के दौरान इस तरह का हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, डिस्मेनोरिया में लिखेंगे लॉन्ग टाइम तक रहने पर, लंबे समय तक रहेगा, डेली रूटीन लाइफ इफेक्टिव होती है। नंबर 2, स्ट्रेस, नींद न आना, एंजाइटी, पेन, पीआईडी, वॉमिटिंग, इंटरकोर्स के समय दर्द, कमजोरी, थकान और एचबी कम होने पर ये ज्यादा दिखाई देती है, इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है। एमेनोरोहिया में लिखेंगे इनफर्टिलिटी, मानसिक तनाव युवावस्था में, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज, एस्ट्रोजन की कमी के कारण, पेल्विक पेन। क्रिप्टोमेनोरिया में लिखेंगे रक्त का अंदर जमा होना, प्रत्येक माह पेट के निचले भाग में दर्द, फीवर, दुर्गंधयुक्त डिस्चार्ज, पेल्विक पेन, बैक पेन, कमर दर्द भी हो सकता है, पेशाब का रुकना, मल त्याग में दर्द, इनफर्टिलिटी। प्रिवेंशन, डिस्मेनोरिया में लिखेंगे हेल्दी लाइफ स्टाइल, नो स्मोकिंग, बैलेंस डाइट, वॉकिंग, हॉट ड्रिंकिंग वाटर, इन्फेक्शन से बचाव, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी तरह का, खासकर यूटीआई, पीरियड ट्रैकिंग। एमेनोरिया में लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज, लो लेवल स्ट्रेस, मेडिटेशन, बैलेंस्ड हार्मोन्स लेवल एंड डाइट। क्रिप्टोमेनोरिया में अर्ली डायग्नोसिस, जटिलताओं से बचाव, किसी भी तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाव करें, हेल्थ एजुकेशन, नियोनेटल चाइल्डहुड जेनाइटल एग्जामिनेशन। सभी का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज, फिर से 4 भागों में पेपर को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा की पॉइंट, सेकंड कॉलम में लिखिए एंडोमेट्रियोसिस, थर्ड कॉलम में एंडोमेट्राइटिस एंड एडिनोमायोसिस। राइट डाउन हो गया है, लिख लिया गया। की पॉइंट के नीचे लिखेंगे डेफिनिशन, एंडोमेट्रियोसिस के नीचे लिखेंगे एंडोमेट्रियल टिश्यूज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, वो यूट्रस के बाहर होते हैं। एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर में आपका इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकती है, तब एंडोमेट्राइटिस कहलाएगा। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल टिश्यूज प्रेजेंट विद इन मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियल टिश्यूज के जो टिश्यूज हैं वो इस तरह से बढ़ते हैं कि वो आपका जो मसल्स लेयर है, आपकी मायोमेट्रियम है,
उसके अंदर भी जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना उसको दबा देते हैं, उससे टच हो जाते हैं। इस तरह से उनकी ग्रोथ होती है कि वो मायोमीटम सेल्स में भी अटैच हो जाता है। सेकंड पॉइंट, नेचर। हार्मोनल डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस में लिखेंगे हार्मोनल डिजीज। एंडोमेट्राइटिस में लिखेंगे इन्फेक्टिव इन्फ्लामेटरी। एडिनोमायोसिस में लिखेंगे हार्मोनल बेनाइन। हार्मोनल चेंजेस के कारण या अगर ये टिश्यूज हैं तो बेनाइन होंगे, सौम्य होंगे, नॉन कैंसरस होंगे। कॉमन एज, थर्ड पॉइंट, कॉमन एज। एंडोमेट्रियोसिस 25 से 40 वर्ष के बीच में आपको ज्यादा दिखाई देगी फीमेल कैंडिडेट में। एंडोमेट्राइटिस रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम का मतलब है मीनोपॉजल कंडीशन या आफ्टर डिलीवरी। एडिनोमायोसिस 35 to 50 ईयर्स आफ्टर, तब एडिनोमायोसिस आपको देखने को मिलता है। मेन काजेज, एंडोमेट्रियोसिस में लिखेंगे रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, RETROGRADE, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। एंडोमेट्राइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पोस्ट डिलीवरी एंड अबॉर्शन। कई बार इस तरह के केसेस में जब आफ्टर डिलीवरी या अबॉर्शन केसेस होते हैं उस समय पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, दिखाई देंगे एंडोमेट्राइटिस के साथ में आपको पेशेंट में। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल इन्वेशन इनटू मायोमीट्रियम, नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन साइट्स। एंडोमेट्रियोसिस में लिखेंगे ओवरी, पेल्विस एंड पीओडी। एंडोमेट्रियोसिस कॉमनली आपका जब दिखाई देगा कॉमन साइट्स होंगी तो उसमें आपको ओवरी, पेल्विस एंड पीओडी का अटैचमेंट साथ में दिखाई देगा। एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियल कैविटी एंड एडिनोमायोसिस में मायोमीट्रियम, ये स्पेशली यहां पर आपको दिखाई देगा केस। नेक्स्ट पॉइंट, पेन। एंडोमेट्रियोसिस में सीवियर डिस्मेनोरिया, अगर डिस्मेनोरिया लगातार पेशेंट में दिखाई दे रहा है, बना हुआ है, तो डिस्मेनोरिक कंडीशन में ये आपका एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। पेल्विक पेन दिखाई देगा। एंडोमेट्राइटिस में लोअर एब्डोमेन पेन। डिस्मेनोरिया, एडिनोमायोसिस में डिस्मेनोरिया लिखेंगे। ब्लीडिंग पैटर्न, की पॉइंट में लिखेंगे ब्लीडिंग पैटर्न, यहां पे लिखेंगे मिनोरेजिया एंड इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्राइटिस में लिखेंगे इर्रेगुलर ब्लीडिंग। एडिनोमायोसिस में लिखेंगे मिनोरेजिया। नेक्स्ट पॉइंट, यूट्रस साइज। एंडोमेट्रियोसिस में लिखेंगे यूजुअली नॉर्मल। एंडोमेट्राइटिस में लिखेंगे माइल्डली एनलार्ज्ड, टेंडरनेस। एडिनोमायोसिस में लिखेंगे बल्कि सिमेट्रिकली एनलार्ज्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फीवर। एंडोमेट्रियोसिस में फीवर नहीं आता पेशेंट को, एब्सेंट रहता है। एंडोमेट्राइटिस में प्रेजेंट रहता है, फीवर आता है। एडिनोमायोसिस में एब्सेंट रहता है। ये टॉपिक जो अभी शॉर्ट आपका एक एक दो दो लाइन में आपको नोट कराया गया है, इसका अगर किसी का छूटा है तो बता सकते हैं। ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है इस समय। मैम ये कौन से बुक से ये प्रिपेयर करते हैं?
सर ये कोई बुक नहीं है, बुक बहुत सारी होती हैं जिनसे देख के समझा जाता है। ये आपका इस तरह के क्वेश्चन बाद में कीजिएगा सर, अगर टॉपिक कहीं पे छूटा है तो बताइएगा, वो आपको रिपीट किया जा सकता है, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। और ठीक है मैम। नहीं, हमको ऐसा लगा कि कोई बुक वगैरह का सहारा लेकर के जो है उसमें कुछ। सर नेक्स्ट पेपर, आपके पास जो आपने नोटपैड ले रखा है, पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका कांस्टेंट है, की पॉइंट। सेकंड कॉलम में लिखिए फाइब्राइड, लियोमायोमा भी बोलते हैं इसको। एंड नेक्स्ट आपका ओवेरियन सिस्ट। की पॉइंट में पहला पॉइंट है डेफिनीशन। फाइब्रॉइड के नीचे लिखेंगे आप बेनाइन स्मूथ मसल्स ट्यूमर ऑफ यूट्रस। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइब्रॉइड को हम ओवरी में समझ लेते हैं, जबकि वो ओवरी में नहीं, यूट्रस में होता है। ओवेरियन सिस्ट में लिखेंगे फ्लूइड फिल्ड सैक इन ओवरी। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है सिस्टिक बनता है, वो फ्लूइड फिल होगा, लिक्विड भरा होगा उसके अंदर। सेकंड पॉइंट की पॉइंट में लिखेंगे ऑर्गन इन्वॉल्व्ड। फाइब्राइड के नीचे लिखेंगे यूट्रस, ओवरी के नीचे लिखेंगे ओवेरियन सिस्ट के नीचे ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट नेचर। फाइब्राइड की नेचर होती है सॉलिड मास, ओवेरियन सिस्ट की होती है सिस्टिक फ्लूइड फिल्ड। नेक्स्ट पॉइंट हार्मोन डिपेंडेंट। फाइब्राइड जो बनेगा सॉलिड मास, जो यूट्रस से एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है, टिश्यूज ओवर डेवलप होते हैं, वहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। ओवेरियन सिस्टम में लिखेंगे यूजुअली फंक्शनल एंड हार्मोनल। कॉमन एज ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट कॉमन एज ग्रुप। थर्ड फाइब्रॉइड के नीचे लिखेंगे 30 से 45 इयर्स। ओवेरियन सिस्टम में लिखेंगे रिप्रोडक्टिव एज। की पॉइंट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। यहां फाइब्रॉइड में लिखेंगे मीनोरेजिया कॉमन। ओवेरियन सिस्टम में लिखेंगे इरेगुलर या मीनोमेट्रोहेजिया। एमेनोरोया भी आप यहां पर लिखेंगे। पीरियड इरेगुलर होंगे, ब्लीडिंग कम ज्यादा हो सकती है, और एमेनोरोया कंडीशन है तब भी आपकी ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। पेन। फाइब्रॉइड में आपका डल पेल्विक पेन लाइटली। ओवेरियन सिस्ट में एक्यूट और क्रॉनिक पेल्विक पेन बना रहता है। साइज। फाइब्रॉइड के नीचे लिखेंगे यूट्रस बल्की एंड एनलार्ज्ड। बल्की होगा, यूट्रस बढ़ा हुआ होगा या एनलार्ज होगा। ओवेरियन में लिखेंगे आप नॉर्मल एंड एनलार्ज। कई बार ओवेरियन सिस्ट मान लीजिए आपका स्मॉल साइज है, तो आपकी जो ओवरी होगी वो एनलार्ज नहीं होगी, नॉर्मल होगी। और यदि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपका ओवरी एनलार्ज्ड होगी। इनफर्टिलिटी। फाइब्राइड एंड ओवेरियन सिस्ट दोनों कॉलम में लिखेंगे मे कॉज, हो सकता है। कॉमन कॉम्प्लिकेशन। फाइब्राइड में लिखेंगे एनीमिक
या एनीमिया। ओवेरियन सिस्ट में लिखेंगे टॉर्सन एंड रैप्चर। ओवेरी सिस्ट या तो ओवरी उसमें टॉर्सन रहेंगी, ऐठन ओवरी के अंदर ऐठन मरोड़ दिखाई देगी, और साथ में रैप्चर भी हो सकता है। फाइंडिंग्स में सबसे पहले हमें अपना जो पल्स डायग्नोज हम करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, साथ के साथ वहां पर हम टेम्परामेंटल स्टडी भी हम पेशेंट की करते हैं, और अल्ट्रासाउंड लेंगे यहाँ पर। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, फाइब्रॉइड के अंदर सॉलिड हाइपोइकोइक मास लिखा होता है, और ओवेरियन सिस्ट आपको दिखाई देगी तो एनोइक सिस्टिक लेसन दिखाई देगा। अल्ट्रासाउंड इज मस्ट फाइंडिंग करने के लिए। नेक्स्ट पेज। चार भागों में डिवाइड करेंगे पेपर को। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे की पॉइंट, सेकंड कॉलम लिखेंगे ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड कॉलम में यूट्रस कैंसर, एंड लास्ट फोर्थ कॉलम में लिखेंगे ओवेरियन कैंसर। की पॉइंट्स में लिखेंगे डेफिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर में लिखेंगे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज सेल्स। ब्रैकेट में लिखेंगे डक्ट्स ओब्लिक लोब्यूल्स। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज एंड सेल्स, डक्ट एंड लोब्यूल्स। यूट्रस कैंसर में लिखेंगे कैंसर ऑफ द मेनली एंडोमेट्रियम लाइनिंग और सर्विक्स। यूट्रस में जो कैंसर आपको होगा ज्यादातर मेनली आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड सर्विक्स। ओवेरियन कैंसर, यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ होगी वो मैलिग्नेंट ग्रोथ इन द ओवरी, ऑफन साइलेंट इन अर्ली स्टेजेस। इसको साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पर एज 40 इयर्स अबव। यूट्रस कैंसर में लिखेंगे 40 से 50 इयर्स पोस्ट मीनोपॉजल। ओवेरियन कैंसर 50 इयर्स अबव। सिम्टम्स, ब्रेस्ट कैंसर में लिखेंगे लंप LUMP, एक्जिला, lump in breast, axilla, nipple discharge, PUD ऑरेंज। जो निपल से डिस्चार्ज होगा वो ऑरेंज कलर का होगा, आपका ब्लड मिश्रित। यूट्रस पोस्ट मीनोपॉजल, ब्लीडिंग, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, डिस्चार्ज सर्विक्स। ओवेरियन कैंसर में आगे लिखेंगे आप नीचे सिम्टम्स के कॉलम में एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, पेल्विक पेन, यूरिनरी सिम्टम्स, कई बार इचिंग बर्निंग सेंसेशन भी दिखाई देता है। टाइप्स, ब्रेस्ट कैंसर के नीचे लिखेंगे डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा, ट्रिपल निगेटिव, कैपिटल लेटर में लिखेंगे HER2 पॉजिटिव, इन्फ्लामेटरी। ये ब्रेस्ट कैंसर के टाइप है। यूट्रस कैंसर में लिखेंगे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड सर्वाइकल SCC।
ओवेरियन कैंसर में लिखेंगे आप इपिथेलियल ट्यूमर्स, जर्म सेल्स ट्यूमर्स, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल फैक्टर्स, अल्कोहलिक एंड ओबेसिटी। यूट्रस कैंसर के नीचे लिखेंगे एंडोमेट्रियल, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई लेवल एस्ट्रोजन हार्मोन, सर्वाइकल, HPV इन्फेक्शन, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। ओवेरियन कैंसर में लिखेंगे फैमिली हिस्ट्री, BRCA म्यूटेशन, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस। डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्टली, उसके साथ साथ आप मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, हार्मोन्स की टेस्टिंग करवा सकते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, HER2 प्रोटीन बायोप्सी वगैरह अगर आता है। यूट्रस में पैप स्मीयर, HPV टेस्ट, HPV टेस्ट, इसको HPV 16-18 भी लिखा जाता है, USG एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ओवेरियन कैंसर में आपने ज्यादातर CA-125, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, बायोप्सी, ये आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट के कराने के लिए। ये हमारा कैंसरस पार्ट था। ओवेरियन टॉर्सन आप नोट करिए, 2 पार्ट में ही डिवाइड करना है पेपर को। पहला की पॉइंट एंड ओवेरियन टॉर्सन। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि ओवरी अपनी रक्त नलिकाओं के चारों ओर मुड़ जाती है जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है, इसी को ओवेरियन टॉर्सन कहा जाता है। यह स्थिति आपातकालीन स्थिति कहलाती है। यदि किसी फीमेल कैंडिडेट में इस तरह का होता है तो सिस्टिक के कारण जब ब्लड वहां पर नहीं जाएगा सही से, और यदि सिस्ट बड़ी है तो वहां पर रैप्चर होकर भी फटने के चांस ज्यादा रहते हैं। कॉज, ये कंडीशन होती कब है, जैसे भी मैंने ना सिस्ट बड़ी होने के कारण, तो सिस्टिक या ट्यूमर जो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा होगा। नंबर 2, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के कारण, PCOS, पेल्विक सर्जरी, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जिसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन किया जाता है तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है। लंबी ओवेरियन लिगामेंट, इसमें भी आपका ये कंडीशन कॉज है एक। प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा हो सकता है कि उसको ऐठन मरोड़ दर्द ज्यादा दिखाई दे। सिम्टम्स, लोअर एब्डोमेन में अचानक तेज पेन, पेशेंट को उल्टी या मतली चक्कर आना ये हो सकता है, पेट में टेंडरनेस बना रहना, कभी कभी फीवर भी हो सकता है, इंटरमिनेंट दर्द भी रह सकता है, कभी दर्द दिखाई देगा और कभी नहीं भी हो सकता। कॉम्प्लिकेशंस, ओवरी इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस होगी, इनफर्टिलिटी, इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस। कई बार जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के कारण ओवेरियन टॉर्सन पैदा हो या सिस्ट ट्यूमर के कारण हो, इनमें से कोई से भी कारण के कारण अगर हो रहा है, यदि उसका सभी समय से इलाज नहीं किया जाता है, देर से इलाज किया जाता है, तब ये पेरिटोनाइटिस
कहलाती है देर से इलाज करने पर। प्रिवेंशन, टाइमली ट्रीटमेंट लें। पेन मैनेजमेंट, जब दर्द है तो उसका पेन मैनेजमेंट करें। डायग्नोज पेल्विक अल्ट्रासाउंड, सीबीसी एंड पल्स डायग्नोज। ये ओवेरियन टॉर्सन के लिए। तो ये हमारे लगभग सभी डिजीजेस के ऊपर हमारा हो चुका है। किसी का कुछ छूटा है इसमें तो एक बार जिसमें चाहते हैं उसी में हम रिपीट करेंगे। कोई यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कॉमन मेडिकेशन की तरफ। मेडिकेशन में हमारा कॉमन S2 एंड C2 जो कि फीमेल स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मेडिसिन है S2 और सपोर्टिव उसका है C2। तो S2 एंड C2 ये कॉमन मेडिसिन है हमारी किसी भी डिजीज में, गायनी में हमारी ये ज्यादा चलती हैं। इनके साथ साथ जो कंडीशन होगी सपोर्टिव या सिस्टमेटिक रेमेडी आएगी A1 A2 अल्टरनेटली L1। लिम्फेटिक सिस्टम जहां इन्वॉल्व होगा वहां पर L1 भी आपकी यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी, मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा अच्छा माना जाता है। एंड एंटीसेप्टिक के रूप में वहां पर अगर कहीं पे पस फॉर्मेशन हो रही है, बहुत ज्यादा वो बना हुआ है, तो हमारी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो S2 C2 A1 A2 L1 ब्लू एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ये कॉमन मेडिसिन है जो हर एक डिजीज में आपकी यूज होंगी, क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन्स हैं और जेनेटिक मेडिसिन यहाँ पर बैन वन भी आपकी यूज होगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट, आपका अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसको आपने A1 एंड C1 का भी आपने वहां पर यूज करना है। तो ये हमारी कॉमन मेडिसिन है। किसी को अभी तक जो ये शॉर्ट नोट के रूप में हमने नोट कराए हैं सभी डिजीज का, तो पर्टिकुलर किसी का कहीं पे कोई छूटा है तो हमें बताइएगा कि हम कौन से टॉपिक में आपको कहाँ पे आपका छूटा है तो उसको कंप्लीट कराया जा सके। मैडम जी बीच बीच में छुटा है तो पूरा पढ़ सकते हैं, जो छुटा है जिनका जी, वो मैंने मैम यही पूछा है कि किस टॉपिक में छूटा है, तो वही टॉपिक को उठा के हम आपको एक्चुअली वहीं से। सभी टॉपिक में एक हाथ दो एक छूट गए मैम। तो फर्स्ट आप बताइएगा कहाँ से कौन से टॉपिक में आपका छूटा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट हुआ है। जी उसके बाद मेनोरेजिया और वो भी कंप्लीट हो गया है। जी वो जो थर्ड था अपना डिसमेनोरिया, अमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया, उसमें थोड़ा हाँ, सा सिम्टम के बाद जो बोला है उसमें एक कॉज। छूट कॉजेस। ओके। सिम्टम्स के बाद कॉज है, कॉज के अंदर लिखिए हार्मोन्स बढ़ने के कारण। इसी में लिखेंगे इसका कि हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन। हेलो। हेलो, हेलो। नोट किया मैम आपने? हाँ आवाज गई थी मैम। हार्मोन्स में लिखेंगे हार्मोन्स बढ़ने के कारण प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दो हार्मोन्स लेवल जब बढ़ते हैं तब आपका डिस्मेनोरी कंडीशन डेवलप होती है। प्रोजेस्टेरॉन एंड कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PROSTAGLANDIN। ओके मैम। इसी में लिखेंगे एंडोमेट्रियोसिस, ओके। पेल्विक इंफेक्शन, फाइब्रॉइड सिस्ट। एमेनोरोया के अंदर कारण यही कॉज कॉलम में एमेनोरोया में लिखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, पेल्विक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ओवरवेट, अंडरवेट, स्ट्रेस, थायराइड प्रॉब्लम, अर्ली मेनोपॉज। क्रिप्टोमेनोरिया में लिखेंगे वेजाइनल सर्विक्स ब्लॉकेज, इम्परफोरेट हाइमेन, वेजाइनल सेप्टम, स्कार ब्लॉकेज आफ्टर सर्जरी और डिलीवरी। ओके मैम।
बाकी सब कंप्लीट है आपका? हाँ, ए टॉपिक में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट। फाइब्रॉइड का जो बोला है अपने डेफिनेशन में, जो फाइब्राइड फाइब्रॉइड। एंड ओवेरियन सिस्ट में, हाँ, तो डेफिनेशन में लिखा है आपका बेनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर ऑफ यूट्रस। ओके। ओवेरियन में है आपका फ्लूइड फील्ड सैक इन ओवरी। नेक्स्ट कोई और पॉइंट इसमें? नहीं, ठीक है उसमें। नेक्स्ट। फाइंडिंग्स में सेम। ओके। हाँ, ओवरीज में फाइंडिंग सेम सेम। फाइंडिंग है। में आपका अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड हाँ, में मैंने आपको आगे लिखवाया था सॉलिड हाइपोइकोइक मास। यदि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पेशेंट आपका रिपोर्ट लेके आता है, तब आप उसमें देखेंगे, आपने अगर उसको नहीं समझ पाए हैं, लेकिन अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि सॉलिड हाइपोइकोइक मास लिखा है, तो ये मास हमारा फाइब्रॉइड कहलाएगा, ना कि सिस्ट। और ओवेरियन में है, उसमें एनीकोइक सिस्टिक लेसन लिखा होगा, तो वो ओवेरियन सिस्ट है। नेक्स्ट किसमें? और कैंसर में डायग्नोसिस का जो है, ओवरियन डायग्नोसिस के लिए। ब्रेस्ट कैंसर का हो गया था आपका डायग्नोज। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, यूट्रस हुआ है, ओवरियन इसमें का बाकी। अल्ट्रासाउंड, हम्म। CA-125, CT स्कैन, बायोप्सी। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट। और कोई? और किसी टॉपिक में? हो गया मैम सभी। बाकी सब कंप्लीट हो गया आपका? हाँ, हो गया है सभी कंप्लीट। ओके। एक डिजीज रह रही है बल्कि यूट्रस, एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। बल्कि यूट्रस, जैसे मैंने अभी बोला, एनलार्जमेंट नॉर्मल से, सामान्य से बड़ा होना। लेंथ, जो नॉर्मल लंबाई होती है वो 7 to 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ चौड़ाई होती है वो आपका 4 से 5 सेंटीमीटर, और मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। वजन, नॉर्मल वजन होगा 50 से 60 ग्राम। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपका एनलार्जमेंट बल्कि यूट्रस के अंदर काउंट होगा। सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो पीरियड ज्यादा आता है, मिनोरेजिक कंडीशन होती है, रेगुलर बट पीरियड ब्लीडिंग हैवी होगी, लंबे समय तक पीरियड चलता है इसमें। पीरियड में थक्के आते हैं बीच बीच में। निचले पेट में आपका दर्द, भारीपन रहेगा, कमर दर्द, पीरियड के समय बहुत ज्यादा तेज दर्द, बल्कि यूट्रस के साथ साथ आपको डिस्मेनोरिक कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। अनियमित, इरेगुलर भी आपको दिखाई देंगे। इस कंडीशन में आपका ब्लैडर पर दबाव दिखाई देता है, जिससे कि पेशेंट को लगता है कि बार बार हमें पेशाब जाना पड़ेगा। इसमें आपका अधिक ब्लीडिंग के कारण खून की कमी हो जाती है, तो पेशेंट एनेमिक हो सकता है, और प्रेगनेंसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, इनफर्टिलिटी भी आपकी रहती है। कॉजेज, बल्कि यूट्रस का मेन कॉजेज कॉमन आपका फाइब्राइड, एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में आपका जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज है वो मस्कुलर लेयर आप में बढ़ने लगते हैं, मस्कुलर लेयर की तरफ। प्रेगनेंसी, शुरुआती गर्भावस्था आपकी जब होगी तो वो आपका नहीं हो पाती है सही तरीके से। एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन बना रहता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन बना रहेगा, एंडोमेट्रियोसिस आएगी। ये कुछ एक कॉमन है जो सभी में आपको दिखाई देगा। पोस्टपार्टम चेंजेज, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद आपको बल्कि यूट्रस दिखाई देगा। एज रिलेटेड चेंजेस भी आपके दिखाई देंगे, 30 से 45 वर्ष की आयु के बाद भी ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो ये कॉज एंड सिम्टम्स हैं बल्कि यूट्रस के। कॉमन प्रिवेंशन अगर हम देखें तो अपने आप को हेल्दी रखना है, हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो रहे हैं वो डिसबैलेंस ना हो, हेल्दी डाइट रखें, नियमित एक्सरसाइज करें। ये सभी चीजें इसमें आपको रेगुलर करनी है। जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो उसको आप नियमित एक्सरसाइज बताएं अकॉर्डिंग डिजीज, एंड अपना हेल्दी वेट, हेल्दी डाइट, नो स्ट्रेस। ये कॉमन एक 4-6 पॉइंट ऐसे हैं जो हर एक डिजीज में आपके इन्वॉल्व होते हैं।
किसी और का कुछ छूटा है? एनी मोर क्वेश्चन? मैम अगर कोई अभी पूछ नहीं रहा है इसका मतलब अभी मैक्सिमम का कंप्लीट हो चुका है। हाँ, टॉपिक तो लगभग सभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी को पूछना है तो बता सकते हैं। बाकी मैम ऐसा कि अभी इसका वीडियो आज डाल देंगे ना, अपलोड कर देंगे, तो हाँ ये जी। 2 दिन होंगे इनके पास रिवाइज करने के लिए, तो वीडियो देख के भी रिवाइज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि थर्सडे में फिर आपको क्वेश्चन एयर दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको 1 वर्ड ज्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, जिससे कि आपको 2 लॉन्ग घंटे आंसर। के अंदर आप कंप्लीट कर सकें। जी जी वो आपको थर्सडे में दिया जाएगा। जी जी जी। उसको भी मैम हम अनाउंस करके ऑन द सेशन ही करेंगे हम, जैसे क्वेश्चन हाँ जी। आस्क आउट हाँ, किया ऑन गया। द सेशन वो आपका साथ के साथ अपना लिखते जाए, और हमें 10-15 मिनट के अंदर जो भी उनको टाइम दिया जाएगा उस समय पे जी डिसाइड कर लिया सबमिट करेंगे। जाएगा कितने टाइम में क्वेश्चन रिपीट करने हैं और कितने टाइम में आपका आंसर करके। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। जी, तो अभी हम अपने सेशन को आज एंड की तरफ को लेके जाएंगे। जस्ट अभी थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है सर। जी, तो जैसे आज हमने अपना गायनी का जो अभी तक हमारे लेक्चर हुए थे सारे ओवरऑल का, उसका हमने रिवीजन सेशन किया है। जी। वैसे ही कल हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का रिवीजन सेशन रहेगा, और परसों आपका गायनी का टेस्ट रहेगा थर्सडे को, और फ्राइडे को आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टेस्ट रहेगा। तो इसका जो सेशन है वो आज थोड़ी देर में इसको अपलोड भी कर देंगे हम। जी जी। अपलोड करने के बाद आपके पास 2 दिन का समय है, आप इसको देख के दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर कोई आपके और फ्रेंड्स हैं और कोलीग्स हैं जो इसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो सेशन को उनको बोलिएगा कि इस सेशन को देखें, और परसों जो हमारा सेशन हो, जिस दिन टेस्ट वाला जो सेशन हो, उस दिन वो हमारे साथ जुड़े, ताकि फिर हम सेशन में एनरोल होके तो उनको भी हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। कोई ऐसे इशू की बात नहीं है, पर वो सिर्फ तभी होगा जो उस समय लाइव टेस्ट में जुड़ के, टेस्ट होने के विदिन 10 मिनट के अंदर आपको अपना जो टेस्ट है वो हमें सबमिट करवाना है। विदिन 10 मिनट में जिसका टेस्ट सबमिट हो जाएगा उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो नहीं करवा पाएगा उसको सबमिट नहीं होगा। वो लेने का सिंपल सा तरीका होगा, आप जैसे आज बैठे हैं, जैसे आपने नोट डाउन किया है, वैसे उस दिन हम क्वेश्चन अनाउंस करेंगे, उसके ट्रू फॉल्स का आप उसको ट्रू या फॉल्स आप अपने आंसर शीट पे लिख के आप उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आगे उसका आंसर लिख लिया, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 अगर वो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसमें आप उन 4 क्वेश्चन में से जो भी ए बी सी डी जो भी रहेगा आप उसको लिख लेंगे, है ना। इस तरह से आप टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, और टेस्ट खत्म होते ही 10 मिनट के अंदर आप हमें व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर देंगे, अपने टेस्ट के फोटो को, एक अच्छा सा क्लियर सा फोटो क्लिक करके। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा 3 बजे सारे लोग एज शार्प जुड़ जाइए, ताकि हम अपना जो सेशन है उसका जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो आज का सेशन फिर भी हमारा 1 घंटा 20 मिनट चला है। कल का सेशन थोड़ा सा और भी लंबा चल सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए टाइमली हर कोई जुड़ जाए, ताकि किसी का कोई भी पार्ट एंड पोर्शन मिस ना हो। आज बहुत अच्छी तरह से सारे लोग जुड़े हैं, काफी अच्छी तरह से हमने वर्क किया है। तो तब तक के लिए, कल के लिए जुड़ने के लिए रेडी रहें। तब तक के लिए जय इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जय रविशान, जय गुरुदेव।